हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव रंजन आप सभी का R24 स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों का फिर बायोलॉजी चैप्टर 1 का जो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को 1 से लेकर यानी 21 था, यानी 1 से 21 तक का आप लोग को ऑब्जेक्टिव हम पहले वीडियो में कवर कराया था। आज मैं आप लोग को उसके आगे लेकर आप लोगों के लिए उतना ऑब्जेक्टिव आगे लेकर आया हूं, जो आगे आप लोगों को क्या करना है कि एग्ज़ाम के व्यू से आप लोग को तैयारी करते रहना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे आप लोग का भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो याद रखिएगा 3n क्रोमोजोम होते हैं। कितने क्रोमोजोम होते हैं? 3n क्रोमोजोम होते हैं इसमें। चलिए आगे है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? एक जनक के द्वारा जब उत्पत्ति होगी तो क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे आप लोग का इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाया था? नर युग्मक से संयोजन करके कौन भ्रूण पोष बनाएगा? द्वितीयक केंद्र क्या करता है? जब नर युग्मक से संयोजन करता है तो उसके साथ मिलकर क्या करता है? भ्रूण पोष का निर्माण करता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। कहता है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग को क्या कहते हैं? जो स्तनधारी होते हैं उनके जो शुक्राणु तो उसके बीच वाले भाग को, ठीक है, यानी मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे ध्यान देना है आप लोग को। चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है? चमगादड़ के जो परागन होता है वह क्या कहलाता है? तो क्रिप्टेरोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिप्टेरोफिली। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे कहता है जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। जनक के समान जीव किससे प्राप्त हो सकते हैं? याद रखिएगा द्विखंडन से। किससे प्राप्त हो सकते हैं? द्विखंडन से प्राप्त हो सकते हैं। चलिए आगे, द्विखंडन किससे पाया जाता है? अब अगला आप लोग का कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है द्विखंडन? तो अमीबा तथा पैरामीशियम में पाया जाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। कहता है मुकुलन द्वारा, यानी मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो याद रखिएगा ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। चलिए आगे ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? जलकुंभी जो होता है 65,000 से अधिक पौधे कितने महीने में यानी कि कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है? तो याद रखिएगा 8 महीने में। कितने महीने में? 8 महीने में। चलिए आगे ध्यान दीजिए। चलिए आगे कहता है इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? यानी पुष्प जो होता है अपने जीवन काल में केवल एक बार ही होता है, और वो जो होता है बांस में होता है। किसमें होते हैं? बांस में होते हैं। चलिए आगे, चलिए अब ध्यान दीजिए। यहाँ कहता है कि ऋतुस्राव चक्र किसमें? यहाँ पर ऋतुस्राव लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ऋतुनाव लिखा गया है। इसको सही कर लीजिएगा। आप लोग लिखिएगा ऋतुस्राव। क्या लिखिएगा? ऋतुस्राव। ठीक है, ये है ऋतुस्राव चक्र। किस में होता है याद रखिएगा। तो ऋतुस्राव चक्र जो होते हैं ना, याद रखिएगा आप लोग, ये जो ऋतुस्राव चक्र होते हैं यानी मनुष्य में भी होते हैं, बंदर में भी होते हैं, चिंपैंजी में भी होते हैं, यानी कि इन सभी में होते हैं। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, और ये तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें सभी, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे कहता है मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य के युग्मक और गुणसूत्रों की संख्या 46, और जोड़ा में कितने होते हैं? 23। चलिए आगे है इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? अब अंड प्रजक प्राणी कौन है? ध्यान दीजिए।
कहता है अंड प्रजक प्राणी, इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, मुर्गा भी है, अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है और मगरमच्छ भी अंडा देता है। ठीक है, चलिए चलिए अब आगे आप लोग को है कहता है जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं, यानी निषेचन जो अगर होगा शरीर के जीव के बाहर तो उससे बाह्य निषेचन कहते हैं, अंदर होता है तो आंतरिक निषेचन कहते हैं। चलिए आगे है युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। किसके द्वारा युग्मक स्थानांतरण हो सकता है? जल के द्वारा, जल में भी द्वारा भी हो सकता है, वायु द्वारा भी हो सकता है, हवा के द्वारा भी हो सकता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब अगला ऑब्जेक्टिव है आप लोग का, कहता है इनमें से किसमें बाह्य निषेचन होता है, यानी बाहर की ओर निषेचन किसमें होता है? तो मेढक में होता है। किसमें होता है? मेढक में। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव है आप लोग का, इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? जल के माध्यम से निषेचन किसमें होता है? इन सभी के द्वारा, यानी शैवाल में भी होता है, ब्रायोफाइट्स में भी होता है और टेडो, ये सभी जल में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है? जल के माध्यम से निषेचन होता है। चलिए आगे है निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? यानी उभयलिंगी पादप कौन नहीं है? पपीता। क्या नहीं होगा? पपीता नहीं होगा। कहता है अगैव, क्या कहता है? अगैव में वर्धी प्रजनन होता है। क्या कह रहा है? अगैव में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है? वर्धी प्रजनन, तो याद रखिएगा बुलबिल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बुलबिल द्वारा। ठीक है, चलिए आगे है निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? यानी कौन ऐसा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है? तो याद रखिए घरेलू मक्खी। कौन है? घरेलू मक्खी जो उभयलिंगी नहीं है। चलिए आगे आप लोग का, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? यानी शरीर के बाहर, उसको इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विट्रो। चलिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म, यानी चैप्टर 1 आप लोग का जो था ना, 1 से लेकर, याद रखिएगा ये जो चैप्टर 1 था आप लोग का, ठीक है, चैप्टर 1 जो था इसमें आप लोग का 1 से लेकर, चलिए चैप्टर 1 जो था आप लोग का 1 से लेकर 42, यानी कि आप लोग का 1 से लेकर 142, यानी 1 से लेकर 42 तक का ऑब्जेक्टिव आप लोग को हम इस चैप्टर में कराएं। और ये चैप्टर जो है ना आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसमें, जो हम आप लोग के लिए कराए हैं, और इससे एग्ज़ाम से हटकर कहीं अलग से नहीं पूछे जाते हैं। चैप्टर 1 का ये टोटली इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा और इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ, जो इसके अगला चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में आप लोग को मिलेगा।